नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब कार्बन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे और पूरा आज वन शॉट में करेंगे वीडियो पूरा। तो ब्रिलियंट क्लासेस में आपका स्वागत है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नेम। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम आयनिक बॉन्ड पे आते हैं। अब आयनिक बॉन्ड जो है दो प्रकार के होते हैं, कट आयंस, एनायंस। अब कट आयंस क्या होता है? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो पॉजिटिव बनाता है, तो ये पॉजिटिव है। और अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो वो निगेटिव बनाता है। अब कैसे लॉस और कैसे गेन समझे, देखिए। अब Na है, Na का कितना होता है 11। अब 11 करें तो कितना हो जाएगा 281। अब ये 281 है अगर आपका, तो 281 को आप इस तरह से ले सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 1 को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि ज्यादा संख्या नहीं है। तो इसको जब डोनेट करेगा तो यहां हो जाएगा Na प्लस हुआ, यानी कि Na+ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो गिव्स अप Na हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब ये चीज समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे हो रहा है। अब यहां पर अगर देखें तो अगर क्लोरीन ले लें, क्लोरीन कितना होता है 17 होता है, 287। अब भाई इसका ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये 1 क्या करेगा, ऐड करेगा। ये 1 क्या करेगा, ऐड करेगा, यानी Cl- जो हो जाएगा वो Cl+1 इलेक्ट्रॉन। ठीक ये चीज समझ में आ गई, क्लियर? तो ये इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्युत संयोजी बंध। अब यहां पर ये जो हमारा हुआ है ये विद्युत संयोजी बंध हो गया, और इसको हिंदी में आयनिक बंध भी बोलते हैं। अब हम आते हैं कार्बन पे, क्योंकि कार्बन बात हो रही थी, आयनिक में कहां से आ गए। तो कार्बन की अगर देखें हम, कार्बन में होते हैं 6C12, तो यानी 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन की अभी बात नहीं करते क्योंकि जब हम बॉन्ड तैयार करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ही बात होती है। अब मान लीजिए कार्बन का 6 होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4। अगर मान लीजिए हम यहां पर प्लस कर लेते हैं 4, यानी 4-, ठीक। तो यानी 4 हमने क्या लिया, बोरो किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमारे, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो भाई देखिए, अब इनका काम समझौता होना मुश्किल है, इनके साथ कोई कॉम्बिनेशन तैयार ही नहीं होता है। और अगर मान लीजिए हम यहां पर C4+ कर लेते हैं, यानी 4 हम डोनेट कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, 6p और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तब भी कंडीशन नहीं बन सकती। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन हमारी इम्पॉसिबल टाइप की हैं, तो इसलिए यहां पर हम किसी प्रकार का आयनिक बॉन्ड यूज नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? अब बात आती है कि जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड है क्या, पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड समझ लीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड यानी जिसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। अब इसको बोलते हैं सच बॉन्ड विच आर फॉर्म, सच बॉन्ड विच आर फॉर्म by sharing of
वन इलेक्ट्रॉन पेयर, वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हमारा क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, तो बिटवीन टू एटम्स, टू एटम्स known as कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये बात आ गई, ठीक, क्लियर हो गया। तो सच बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां पर देखिए जितने भी डबल एटॉमिक हैं, जैसे हाइड्रोजन है H2, तो H2 का मतलब क्या हुआ, ये H और ये H लिया हमने, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक ये ऐसे दे देगा तो क्या हो जाएगा, 1-1 की शेयरिंग हो गई, यहां पर भी 1-1 की शेयरिंग हो गई, तो सीधी सी बात इन दोनों के बीच शेयरिंग हो रही, यानी हमारा क्या हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड H। तो ये हमारा क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। O2, O2 में जरा समझिएगा, O जो है, इस चीज को समझ लीजिएगा, O को अगर लें तो O में कितना होता है, 8 होता है, तो इसको करेंगे 2 6, यानी इसको जरूरत कितने की है, 2 की। तो ये O हमने ले लिया, ये O हमने ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब अगर यहां पर हम ऐसे करें तो 8 हो गया इसके लास्ट ऑर्बिट में, देखिए, और इसको ऐसे कर दें तो ये भी 8 हो गया, तो दोनों कंप्लीट हो गए। तो दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यानी वन पेयर की मतलब 2 पेयर्स की हुई, तो O डबल बॉन्ड O, क्लियर। अब यहां पर अगर नाइट्रोजन ले लें N2, ठीक, N2 अगर ले रहे हैं तो N के, आप N को देखिए जरा, N को समझिएगा, N क्या है, N में 5 होते हैं, ठीक, सॉरी 7 होते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 5, यानी इसको नीड कितने की, 3 की, तो यानी एक N एटम हो गया, एक N एटम हो गया। यहां पर हमने क्या कर लिया, 1 2 3 4 5, यहां क्या कर लिया, 1 2 3 4 5। अब ये क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये भी जो है आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहां पर दोनों में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, 3 पेयर्स का हमारा शेयरिंग हो रही, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, ये चीज देख लीजिए, तो ये क्लियर हो गई होगी कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या है। तो आयनिक बॉन्ड को आयनिक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी कि विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जो कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी चूंकि इसमें शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग को हिंदी में बोलते हैं साझा, तो साझा का मतलब सहसंयोजक बंध ये बन रहा है। तो ये क्लियर, ठीक बच्चों, नोट कीजिए। देखिए, कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, यानी जो कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो है एक मजबूत बंध बनता है। बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीक, लेकिन जो आंतरिक जो है आणविक बल होता है वो कमजोर होता है। तो जैसे देखें हम CH4 ले लें, तो CH4 क्या है, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। तो इनके बीच में तो बंध बहुत अच्छा है, लेकिन जब यही दूसरे मीथेन से कर रहा है CH4 से, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो वीक है। और रीजन क्या है कि ये आपस में तो बंधे हैं, लेकिन इनका बगल वाले से मतलब नहीं है, इनको मतलब केवल अपने परिवार से, ये फैमिली इनकी है, ये फैमिली इनकी, तो इनको अपनी फैमिली से मतलब है, इनको इस फैमिली से मतलब नहीं है, और इसको अपनी फैमिली से मतलब, इसको इस फैमिली से मतलब नहीं है। इसलिए इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो वीक होगी, लेकिन ये जो बॉन्डेड होंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा। ये बात क्लियर हुई। अब कुछ एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यहां देखें,
ऑफ कार्बन। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होते हैं, देखिए समझिएगा। पहला नंबर होता है डायमंड, डायमंड। दूसरा नंबर क्या होता है, ग्रेफाइट है। और तीसरा नंबर क्या होता है, फ्लोरेंस होता है। क्या होता है, फ्लोरेंस। ये तीन होते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गई बात। अब इसमें सबसे पहले हम आते हैं डायमंड पर। अब डायमंड कैसा होता है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी पहले हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में जो हम आएंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आएंगे तो ये कैसा होता है, हार्ड होता है। कैसा होता है, ये हार्ड होता है और नेचुरल है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हार्ड एंड नेचुरल सबस्टेंस। ठीक, सेकंड क्या है, ये कलरलेस होता है, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक, एक चीज ये हो गई। अब ये क्या होता है, एवरी कार्बन, ठीक है, इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलियंस होता है। और या एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको लिख सकते हैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है। क्लियर, तो ये क्या हो गया, डायमंड कैसा होता है, हार्ड और नेचुरल सब्सटेंस है, तत्व। कलरलेस है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है। और ट्रांसपेरेंट होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। अभी बताएंगे क्यों हाई होता है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है। तो ये चीज आपकी आ गई। और ये गुड कंडक्टर नहीं है, या आप कह सकते हैं डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कंडक्ट करता ही नहीं है। ये क्लियर हो गया, इसको नोट कीजिए तुरंत। देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। इफ वी बर्न, अगर हम डायमंड को कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलाते हैं, तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही, यानी CO2 ही फॉर्म होती है, एंड नथिंग लेफ्ट बिहाइंड इट, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो सीधी सी बात पता चलती है कि दिस शोज दैट डायमंड मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। तो इसलिए पता चलता है कि डायमंड जो है केवल कार्बन से ही बना हुआ। अब स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि एवरी कार्बन एटम ऑफ डायमंड इज
बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम। यानी जैसे आप ये ले लीजिए, ये कार्बन है, ठीक, तो ये 4 अदर कार्बन से है, ठीक। अब ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, अब ये क्या हो गया, ये भी 4 से हो गया, ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया। अगर मान लीजिए इसके आगे आप करना चाहते हैं तो ये ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया, ठीक। इसी प्रकार से ये बॉन्डेड रहता है तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि इसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, इसकी डेंसिटी हाई हो जाती है। और डेंसिटी हाई होने की वजह से ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इसके लिए लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी ये बॉयल मेल्टिंग पॉइंट आप समझ लीजिए, मेल्ट नहीं हो सकता अगर 35 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर है। तो यानी कुल मिलाकर के ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। कि जैसे ईच कार्बन एटम ऑफ डायमंड bonded with 4 other carbon atom is form a 3-digit structure. Therefore, 4 carbon atoms surrounding at 4 vertex of a regular tetrahedron. This strong bond is reason of hardness and high density. Because of this regular symmetrical arrangement, this structure is very difficult to break. यानी चूंकि ये बॉन्डेड होते हैं, 3 डिजिट जो है स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते जाते हैं, इनकी डेंसिटी हाई हो जाती है और इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो नोट कर लीजिए ये। ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट कैसा है? ग्रेफाइट इज ग्रेइश ब्लैक सबस्टेंस। ये कैसा होता है? हल्का सा ग्रे टच लिए हुए ब्लैक सबस्टेंस होता है। स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। आप देखिए उसको ऐसे कीजिए तो बहुत ही स्लिप करता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम एज डायमंड। जैसे कि ये क्या करता है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया जाता है तो ये CO2 में चेंज हो जाता है और इसके पीछे भी कुछ नहीं मिलता। यानी कि सीधी सीधी बात है, ये कार्बन से पूरी तरह कार्बन से ही बना हुआ है। ठीक, ये चीज हो गई। अब आ जाती है स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत डिफरेंट है। अगर डायमंड को देखें तो डायमंड में हमारे यहाँ क्या हो रहा था, 4 कार्बन बॉन्ड हो रहे थे और यहाँ पर 3 कार्बन बॉन्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, एक फॉर्म इट्स कंसिस्ट अ लेयर ऑफ कार्बन एटम और सीड्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अगर ये देखें, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू इट्स 3 neighboring carbon atom in the same plane by strong covalent bonds to form a layer of hexagonal rings। कैसा बनाता है? हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। ठीक है, the various layer of carbon atom in a graphite are held together by weak van der Waals force। और इसमें जो van der Waals force होती है वीक होती है, तो इसके लेयर क्या होते हैं, इस वजह से इसके लेयर ग्रेफाइट शीट जो है इजिली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती है और ये कैसी होती है, स्मूथ हो जाती है। लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग जहां पर घर चिकना हो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और कैसी होती है, ग्रेसी टच इसमें आ जाता है। ठीक, अब इसमें जैसे देखिए ये कार्बन है, मैं इस कार्बन को ले रहा हूं, ये कार्बन, एक कार्बन इससे ऐड है, एक कार्बन इससे ऐड है। अब ये कार्बन क्या है, ये कार्बन ऐसे हो गया, इससे ऐड है। अब इस कार्बन को देखें तो ये इससे कार्बन, अब ये देख लें, यहाँ कार्बन ले लें, ये कार्बन ले लें। ठीक है, ये कार्बन ले लेते हैं तो हमारा क्या हो गया, हर कार्बन 3 पड़ोसी कार्बनों से अटैच है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे आप अगर कुछ करना चाहें, अब आगे आप ये करना चाहें, इसको ऐसे कर सकते हैं। ये कार्बन हो गए, अब यहां पर ये कार्बन हो गए, आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, आपका ये हो गया। अब यहां अगर आप कार्बन ले लें, कार्बन 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 कार्बन, अब ये आपका बढ़ता चला जा रहा है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। ठीक है, तो ये ऐसे
चलता चला जाता है, यानी ईच कार्बन बॉन्डेड विथ 3 नेबरिंग कार्बन। तो यानी और क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इसमें भी होते हैं और इसीलिए स्ट्रक्चर इसका क्या है, डिफरेंट है। तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आइसोमर्स कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड आइसोमर्स। तो यानी हमारे पास क्या होता है, इसे हमने C5 एस्टोल ले लिया, पेंटेन लिए, तो पेंटेन में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गए। अब एक आपका ये बन रहा है, अगर यहां पर देखें आप क्या क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये भी फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, दोनों का चेंज हो गया। और जब स्ट्रक्चर दोनों का चेंज हो जाए तो उन्हें आइसोमर्स कहते हैं, यानी समावयवी। ठीक है। अब यहां जो होता है, ऑल द कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली, अब यहां पर जरा देखिएगा, ऑल कार्बन कंपाउंड which contain only carbon and hydrogen अब ये हाइड्रोजन और कार्बन अगर दो कंटेन है तो हाइड्रोकार्बन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर क्या है, मान लीजिए CH4 है, कैसे चीजें चेंज होती हैं, CH4 हमने यहां क्या कर दिया, -H कर दिया और +OH कर दिया, तो हमारा यहां क्या आ जाएगा, CH3OH। तो ये हमारा क्या हो गया, यानी एथेनॉल ग्रुप आ गया, मतलब अल्कोहल ग्रुप आ गया। तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये कैसे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब इसी तरह अगर हम ये कर लें, CH4 कर लें और यहां पर क्या कर लें, -H कर लें और +Cl कर लें, तो हमारा क्या आ जाएगा, CH3Cl। तो हमारा ये क्या आ गया, क्लोरोमेथेन आ गया, ये क्या हो गया, मेथेनॉल आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से चीजें बढ़ती जाती हैं। तो अगर यहां देखें, जैसे हमारा हेलो एल्केन होता है, अगर इसको देख लें, हमारा जैसे हेलो एल्केन के लिए हमारा क्या होना चाहिए कि हमारे पास, यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं RX। R क्या है, R समझ लीजिए, C इसका फार्मूला होता है R के लिए, समझिएगा, CnH2n+1, यानी ये एल्किल है। क्या है ये, एल्किल जैसे एथिल है, मेथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, ये चीजें हैं। अब यहां पर क्या हो गया, X क्या है, X हमारा है हैलाइड, यानी हेलो, यानी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो हमारा अगर ऐसे हमने लिख दिया कोई चीज, तो RX यानी एल्किल हैलाइड, अगर क्लोरीन है तो एल्किल क्लोराइड, ब्रोमीन है तो एल्किल ब्रोमाइड। क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद अगर ऑक्सीजन आ रहा है, क्या आ रहा है, अब ऑक्सीजन की वजह से क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। ऑक्सीजन में सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, ROH, तो ये क्या लग जाता है यहां पर, ऑल, यानी अल्कोहल में आता है, जैसे कि एथेनॉल, प्रोपेनॉल, यानी अगर हमने लिख दिया CH3OH,
तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। अगर हमारा यहीं पर R और यहां पर क्या आ गया, CHO, अगर ये आ गया RCHO, तो CHO जो है एल्डिहाइड का है। किसका है, एल्डिहाइड का। तो यहां पर क्या लग जाता है, अल लग जाता है। क्या लग जाता है, अल। अगर मान लीजिए यही है CH3CHO, लेकिन यहां पर अगर देखिए कार्बन के कितने हो गए, 1 1 2 हो गए, तो क्या हो जाता है, एथ। तो एथिल एल्डिहाइड, अगर एथिल है तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक। अगर यही चीज RCO R डैश यहां कर लें, R रख लें, R और R डैश की वैल्यू सेम है, यानी CnH2n+1 का ही फार्मूला यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब यहां पर अगर हो गया, मान लीजिए CH3CO यहां पर कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, तो मेथ एथ प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा, ओन लग, इसमें क्या लग जाता है, ओन लग जाता है। क्या लग जाता है, ओन। समझिए बात को, क्या लग जाता है, ओन। तो यानी जैसे प्रोपेनोन। ठीक। और अगर इसी जगह आ गया हमारा RCOOH, ये क्या होता है, ये एसिटिक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो यहां लग जाता है ओइक। क्या लग जाता है, ओइक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए ये मेथिल है, ये मान लीजिए मेथिल है। ठीक, और ये क्या हो गया, एसीटेट हो गया। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कार्बन के अगर हम ऐसे लिख दें, एक मिनट सॉरी, कार्बन के हम ऐसे लिख दें, जैसे CH3COOH। अब ये हमारा है, कार्बन कितने हो गए, 1 1 2। तो अगर 1 होता है तो मेथ होता है, 2 है तो एथ हो गया। तो हमारा ये क्या लिख दिया जाएगा, इथेनोइक। ये क्लियर हो गया, ये चीज देख लीजिए आप। तो फंक्शनल ग्रुप में भी आपको ये करा दिया फंक्शनल ग्रुप कैसे तैयार हो रहा है। ओके, तो इसको नोट कीजिए। ये क्लियर, एक एक चीज देख लीजिएगा, जहां आपको दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। देखिए, अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जैसे मेथिल एथिल, प्रोपिल ले सकते हैं, ब्यूटिल ले सकते हैं, आप आगे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे प्रोपिल, ब्यूटिल। ठीक, इसी तरह पेंटिल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहीं तक काम आता है। अब मेथ है, तो कार्बन का अगर 1 है तो मेथ, कार्बन का अगर 2 है तो एथ, कार्बन का 3 है तो प्रोप, कार्बन का 4 है तो ब्यूट, कार्बन का 5 है तो पेंट, कार्बन का 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नन, और 10 है तो डे। अब इसी तरह ये चलता है। अगर मान लीजिए कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, 3 ही आपको यूज करने हैं, सिंगल डबल ट्रिपल। ठीक, अगर यहां सिमिलर थिंग देखें, मोनो किसके लिए होता है, अगर जैसे ऑक्सीजन है, जैसे हमने लिख दिया CO, अब ये O जो है आपका एक है, देखिए एक है ना केवल, तो कार्बन मोनो ऑक्साइड, ये कार्बन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक, बात समझ आ गई। अभी जैसे हमने बताया था आपको CH3Cl, तो यहां क्लोरीन का कितना है, एक, तो यहां क्या लिख देंगे, मोनो क्लोरो मीथेन। बात समझ आ गई। तो इसी तरह अगर यहां Cl2 है तो डाई हो जाएगा, अगर CO2 है तो कार्बन डाई ऑक्साइड, CO3 है तो कार्बन ट्राई ऑक्साइड, CO4 है तो कार्बन टेट्रा ऑक्साइड। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर अल, अल कहां, ऑल कहां पर आ रहा है, जहां पर हम OH लेते हैं, क्या लेते हैं, OH, जहां पर हम CHO लेते हैं, यानी एल्डिहाइड। ठीक, जहां पर हम क्या लेते हैं, ओन, यानी CO। ठीक, मिडल में होता है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आता है, COOH। क्लियर हो गई बात। ये आपका क्या है, अल्कोहल है। ठीक, ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक, ये क्या आपका है, कीटोन है, और ये आपका क्या है,
कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये एक एक चीज आपको क्लियर कर दी है, इसको जरूर अपने पास आप नोट करके रख लें, ये अभी काम आना है। ठीक, IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब यहां पर नंबरिंग कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे हम यहां पर, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोग आते हैं, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमने कोई भी ले लिया, फर्स्ट ले लिया जैसे C, ऐसे ले लिया, ये ले लिया हमने। अब देखिए कार्बन के यहां क्या नॉर्मल है, 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो रहा है, कार्बन 1 2 3 4 5, और ये एक चेन है, ओनली चेन है। तो अगर केवल चेन है तो ऐसी जगह पे हम यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा, कार्बन के कितने हैं, 5 हैं, तो यानी पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन हम लिख देंगे, नॉर्मल पेंटेन यानी एन पेंटेन भी इसको लिख सकते हैं, ठीक, और आप पेंटेन लिख दें। लेकिन अभी अगर यहां पर ऐसे कंडीशन आ जाए, ये कंडीशन आ जाए, यहां पर ये कंडीशन आ जाए, ठीक, बाकी चीजें हमारी जैसी हैं वैसे रहें। जैसे यहां पर आपका ये है H है, ये आपको मैं बार बार लिखने के बजाय, ठीक है, ये H है, ये H है। तो अब ये देखें हम कि कार्बन निकालना कहां से है। अगर इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप समझिएगा बात को। तो ये कार्बन यहां पर CH3 यहां पर है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी जो ब्रांच है उसका नंबर लेस होना चाहिए। ब्रांच का नंबर कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से करें तो 1 2 कितने पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है। तो हम कार्बन की नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। अब किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 2 हो गया। क्या है, CH3 मेथिल हो गया। क्या हो गया, मेथिल। और कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंटेन। लेकिन अगर यही कंडीशन यहां पर रही, ये मान लीजिए अब यहां पर हमने CH3 कर लिया और यहां पर भी CH3, तो दो कंडीशन बन गई हमारी। यानी यहां पर है तो हम लोग क्या करते हैं, अब नंबरिंग तो आप समझ गए कि इधर से करनी है, लेकिन इसको डाई मेथिल मत लिखिएगा, 2 डाई मेथिल मत लिखिएगा, आपका तरीका गलत हो जाएगा। आप पहले लिखेंगे दूसरे नंबर पे एक मेथिल, फिर दूसरे नंबर पे दूसरा मेथिल भी है, फिर यहां पर लिखेंगे डाई मेथिल पेंटेन। ठीक, क्लियर हो गई बात? अब यहां पर चीजें थोड़ी सी चेंज लेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए हमारा ऐसे आ जाए कोई, जैसे हम ले लें CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, ऐसे कर लेते हैं। अब यहां पर हमने क्या कर लिया, यहां पर लिख दिया CH3 और यहां पर CH3, और यहां पर हमने लिख दिया C2H5। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, तो सबसे पहले देखें ये मेथिल है और ये कितना है, कार्बन के 2 हैं, तो एथिल हो गया।
तो एथिल पे से हम करेंगे, क्योंकि जरा समझिएगा, बात को समझना बहुत जरूरी है। बात समझना इसलिए जरूरी क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, लेस नंबर बड़े को मिलना चाहिए, तो बड़ा इधर है, तो लेस नंबर इसको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। और हमारा जो चलता है अल्फाबेटिक चलता है। कैसा चलता है? अल्फाबेटिक चलता है। तो ई केम्स बिफोर एम, एम से पहले आएगा ई, तो यहां पर क्या कर देंगे 2 एथिल, ठीक। फिर 5 पर क्या है, 5 5 पर कितने हैं, 2 हैं, डाई मेथिल, और ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक। अब ये आप कहोगे डाई में डी, डी केम्स बिफोर ई, लेकिन ये डाई नंबरिंग है तो इसको नहीं लेंगे, यानी इसका डाई ट्राई मोनो टेट्रा पेंटा इसका यूज यहां पर नहीं होना है हमारा। ऐसे जैसे एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल, तो अगर एथिल है, ई हमारा क्या है, ई केम बिफोर एम इन अल्फाबेटिक अल्फाबेट्स, तो हम पहले ई को रखेंगे, फिर उसके बाद एम को रखेंगे। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम्स और आएंगी बढ़कर के। अब जैसे हमारा बॉन्ड आ जाए, क्या है, मान लीजिए CH3 CH2 CH, यहां डबल बॉन्ड CH, ऐसे हो जाए। तो अब हम कैसे करेंगे, और यहां पर हमने लिख दिया यहां पर कर दिया CH3, तो सीधी सी बात, बॉन्ड आ गया सिंगल से बड़ा है डबल, डबल बड़ा है तो सीधी सी बात, पहले हम लोग होता नहीं कि जैसे कि अब भाई हम लोग बैठे हुए हैं, बुआ फूफा जी आ गए, तो सबसे पहले खाना किसको परोसा जाएगा, सर उन्हीं को किया जाएगा, बुआ फूफा जी को। बुआ फूफा जी बड़े हैं भाई, हमारे यहाँ माना जाता है, मान्य है, ठीक है, हमसे बड़े हैं, सीधी सी बात है। तो उसी प्रकार से ये डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो पहले 3 पे क्या आ रहा है, 3 मेथिल और 1, फिर इसके बाद कितना है, 4 है, तो ब्यू, और यहां 1, ये इन हो जाएगा, ब्यूटीन। क्लियर? क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है तो इन हो गया। अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता, अगर इसी जगह अगर हम ऐसे कर लेते CH3 CH2 CH, या C कर लेते, ट्रिपल बॉन्ड C कर लेते, ठीक है, तो ये यहां से नंबरिंग हो जाती 1 2 3 4। अगर मान लीजिए CH3 आपका लगा हुआ है, तो हम यहां क्या कर देते, यहां भी लिखते 3 मेथिल, क्लियर, और ब्यूट 1 आइन, ब्यूटाइन। क्लियर हो गया? तो ये चीज समझ में आ गई होगी बात, ठीक। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि और कहां कहां क्या हो सकता है। अब जैसे हमने दे दिया कि OH लगा हो, ठीक। अब OH जैसे लगा है, जैसे आपका लगा हो C C C C C C, ठीक है। अब यहां पर OH हम लगा दें यहां पर। अब देखिए जरा, अब नंबरिंग हमारी इस साइड से होगी, क्योंकि OH लगा हुआ है, तो हम ये करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमारा है क्या, हेक्सेन है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हेक्सेन है तो हेक्सेन हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, हेक्सेन
और कितने पे ऑल है, ये OH किसके लिए, अभी बताया था इससे पहले, OH किसके लिए ऑल आता है, ऑल के लिए आता है, तो 3 ऑल। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अगर मान लीजिए इसी जगह हम दे रहे हैं कि CH3CH, CH3, और यहां पर डबल बॉन्ड पे O है, ये डबल बॉन्ड है और ये O है, और यहां पर हमारा एक जगह CH3। अब देखिए, अब CO यहां क्या आ रहा है, अगर इसको अगर देखें तो ये हमारा कितना आ रहा है, CO यानी कीटोन। ठीक, लेकिन नंबरिंग हमारी कहां से होगी, यहां से 1 2 3 4, तो 3 मेथिल। ठीक, कितने पर है, अब ये कितना है, मेथ 8 प्रोब्यूट, अब ये हो गया ब्यूटे, और ये हो गया कितने पे, ओन, सेकंड पे है तो सेकंड पे ओन हो गया। ठीक, तो ये चीज नोट कीजिए आप, आगे और चलते हैं। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए हमने ले लिया यहां पर, इसको समझिएगा, यहां डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये CH3, और ये कर लिया OH। तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी, अब यहां डबल बॉन्ड है तो यहां से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 पे हमारा क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल है, तो 3 3 कितने हैं, 2 हैं, तो डाई मेथिल, और यहां पर क्या है, ब्यूट हो जाएगा, ब्यूटे, और यहां पर किसमें, 1 पे हमारा देखिए COOH यानी COOH हमारा किसका है, ओइक का है, तो ओइक। क्लियर हो गई बात? देखिए एक एक पॉइंट बिल्कुल सही से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए हम यहां पर दे दें Cl ले लें, C, अब इसको हमने यहां ले लिया Cl, ये H है आपके, इनको H समझिए आप। तो अगर ये देखें तो यहां से नंबरिंग करेंगे कैसे, 1 2 3 4, ये मान लीजिए H मैं लिख ही दे रहा हूं, ये H, तो ये क्लोरीन है, सीधी सी बात है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये क्लोरीन है तो हमारा क्लोरोप्रोपेन यानी एक है, तो इसको हम चाहे क्लोरोप्रोपेन लिख दें, चाहे मोनो क्लोरोप्रोपेन, सॉरी 4 है तो ब्यूटेन लिखेंगे, 4 है क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। क्लियर? तो ये चीज हो गई। अभी इसी तरह से हमारा CHO कहा जाए, ठीक है, तो उसको इसी प्रकार से लिख दें, यानी चीजें हम अपने आप सही से बना सकते हैं। ठीक, अब यहीं पर कोई चीज ऐसे आ जाए, प्रोपीन का, ब्यूटीन का, वो एक अलग चीज है, वो आप अपने उससे कर लेंगे। अब यहां पर ये आपका इतना कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम कंब्यूशन पे चलेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम कराते हैं। देखिए कंबूशन यानी बर्निंग यानी कि ज्वलनशीलता हिंदी में बोलते हैं। तो अगर देखें प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी अगर कार्बन कंपाउंड की जो जलने की क्रिया है इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर, हीट, ये चीजें मिलती हैं, और लाइट। तो इट इज नोन एज कंबुशन। कंबुशन दो प्रकार के होते हैं, कंबशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब कंप्लीट कंबुशन होता है तो सीधी सी बात है, उसमें आपको एक बिल्कुल क्लियर ब्लू फ्लेम आपको दिखती है। आप गैस देखिए, नॉब खोलिए, एकदम से ब्लू फ्लेम दिखेगी। तो वहां रीजन क्या है, उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन अगर उस बर्नर में आप देखेंगे कचरा भर गया है, तो बिल्कुल येलो येलो सी बिल्कुल धुआं देती हुई फ्लेम अगर मिलती है, तो यानी वहां पर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है। तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे में येलो शूटी फ्लेम होती है, और ये क्या होता है, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन है। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इनकम्प्लीट कंबशन ही होता है। अब ये देख लीजिए, ये मीथेन है, नेचुरल गैस है, ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट कराया गया, कंबशन हुआ यानी बर्निंग हुई, जलाया गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, the substance which are capable of adding oxygen to other are known as oxidizing agent। जैसे एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो रिमूव हो रहा हो हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन है, या ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में जैसे देख लिए, यहां पर क्या हो रहा है, CH3 CH2OH, यहां से हमने क्या किया, ये आपके O2, अगर यहां पर O2 हम ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, O2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो O2 तो ऐड नहीं हो रहा है हमारा, O2 अगर ऐड हो रहा है मान लीजिए, तो O2 ऐड हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, H2O हमारा क्या हो रहा है, साइड हो रहा है। तो देखिए ये क्या हो गया, CH3C, कार्बन के कितने हो गए, 2, कार्बन के 2, H के 3, 2, 5, 1, 6, और H के यहाँ 3, 1, 4, 2 इधर आ गए 6, और O2 ये हो गया, O यहाँ पर ऐड हुआ, एक O इधर ऐड हो गया। तो यानी ऑक्सीडेशन क्या होता है, इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, KMnO4 है, और इसमें एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट है ये, और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एडिशन ऑफ रिएक्शन यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब इसको हमें करने के लिए क्या, इन एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यहां पर क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी कि असंतृप्त यौगिक जो हैं रिएक्ट करते हैं जब मॉलिक्यूल से, जैसे क्लोरीन से, ब्रोमीन से, ठीक, हाइड्रोजन से, ऐसे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर क्या है, ये हमारा एथीन है, क्या है, एथीन, या इसको एथिलीन भी बोल सकते हैं। अब हाइड्रोजन इससे क्या हो गया, यहां पर क्या बन गया, इथेन बन गया। तो ये हमारा क्या है, आपको मालूम है ना, ये अनसैचुरेटेड है, इन आइन अनसैचुरेटेड है, और एन हमारा यानी एल्केन हमारा क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसी प्रकार से वेजिटेबल ऑयल जो है हमारा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और फिर ये क्या हो जाता है, वनस्पति घी में जब चेंज हो जाता है, तो यानी कि ये सैचुरेटेड फॉर्म में आ गया। क्लियर, नोट कीजिए। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, the reaction in which one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon are replaced by some other element like Cl2 is called substitution reaction, or it is characteristic property of saturated hydrocarbon। तो होता क्या है, इसमें क्या होता है, जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को जो है रिप्लेस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे क्लोरीन के साथ, तो इसको सब्स्टिट्यूशन, यानी आपने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आता है,
और सब्स्टिट्यूट मीनिंग जो है बिगेन से चलती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थापन, यानी स्थापित करना। तो यहां पर देखिए क्या कर दिया, ये मीथेन है हमारा, मीथेन में क्लोरीन से हमने क्या किया, रिएक्ट कराया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो CH4 प्लस Cl2 गिव्स अप CH3Cl, यानी क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। और उसके बाद एक Cl क्या है, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया जा करके। ठीक है, अब आप लोग क्या कर लीजिएगा, एक ये चीज, इसकी प्रॉपर्टीज जो है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, या आप अपना बुक से कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी चीजें आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, और दूसरों को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि दूसरे भी हम और आपसे जुड़ें। धन्यवाद।